इस वीडियो में हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे यूरोपीय यूनियन के रिगार्डिंग। यूरोपीय यूनियन जो है ये क्या है, ये कैसे इस्टेब्लिश हुई, यूरोपियन यूनियन जो है ईयू, इसका वर्किंग स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह काम करती है, इसका जो मैकेनिज्म, इसकी जो बॉडी है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, और यूरोपियन यूनियन का जो है मेन मोटिव क्या है। तो इस सारी चीज़ों को, इन सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डील करेंगे, एड्रेस करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे बेसिकली द पर्पस ऑफ यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय यूनियन किस तरह काम करती है। ठीक है, वो इसकी सारी जो अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप करेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। तो फ्रेंड, अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें, देखिए ना, यूरोपियन यूनियन मीन्स यूरोप का यूनियन है। यूरोप में जो कंट्रीज हैं ये उनका एक यूनियन है, उनकी एक कम्युनिटी है, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो बेसिकली ये आपके पास एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जिस तरह आपके पास यूएन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसी तरह ये आपके पास यूरोपियन यूनियन ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं। ठीक है ना, नाम से पता चल रहा है वो इसमें सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज ही इसके मेंबर्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। कोई और जो कॉन्टिनेंट है उसके मेंबर्स, जो कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर्स नहीं बन सकते। तो जो यूरोप के कंट्रीज हैं, यूरोप की स्टेट्स हैं, वो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। और ये जो यूरोपियन यूनियन है ये 1993 में ऑफिशियली जो है वो बनती है यूरोपियन यूनियन। तो ये इसका हमने देख लिया। नेक्स्ट इसकी बात करें तो ये जो फ्रेंड्स यूरोपियन यूनियन जो ऑफिशियली जो फोर्स में आती है या एग्जिस्टेंस में आती है, ये आती है आफ्टर द साइनिंग ऑफ ट्रीटी। कि एक ट्रीटी साइन होती है जिसको हम ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट कहते हैं। ठीक है, ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट। तो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी होती है, उसके बाद 1993 में जो है ये ट्रीटी, उस पर ये जो होती है ट्रीटी के बाद ऑर्गेनाइजेशन फोर्स में आती है। और इस ट्रीटी में 28 कंट्रीज होती हैं। 28 जो है वो जो कंट्रीज होते हैं यूरोप के, वो इस ट्रीटी के ऊपर साइन करते हैं और उसके बाद यूरोपियन यूनियन का वजूद आ जाता है। यूरोपियन यूनियन फिर एस्टेब्लिश हो जाती है। और अब आपको पता है कि अब 28 थे, अब 27 रह गए क्योंकि यूके ने एग्जिट कर लिया, तो उसको कहते हैं ब्रेग्जिट। तो फ्रेंड्स जो ट्रीटी थी उसमें ये साइन हुआ, तो उसके बाद ये बनी। अब जो फ्रेंड्स जो maastricht ट्रीटी थी, इसको आप ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन भी कहते हैं। जो maastricht ट्रीटी है इसका दूसरा नाम क्या है? ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन, TEU। ठीक हो गया। तो अब ये maastricht क्या है? maastricht ट्रीटी बेसिकली वो ट्रीटी है जो maastricht में साइन होती है। बेसिकली जो ट्रीटी होती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वो जहाँ भी हो रही होती है, उसी की जिस जगह पे हो रही होती है ना, वो उसी की बेस पे उसका नाम रख दिया जाता है। just like Treaty of Sevres, Treaty of Lausanne, Treaty of Versailles, Treaty of Saint Germain, Treaty of यूट्रेक्ट, इस तरह जो भी डिफरेंट जो ट्रीटीज आप पढ़ते हैं वो सारी इस तरह हो जाती हैं। तो ये मैस्ट्रिक्ट एक जगह का नाम है नेदरलैंड के अंदर। नेदरलैंड जो स्टेट है यूरोप की, उसके अंदर ये जगह है मैस्ट्रिक्ट। तो वहाँ ये ट्रीटी साइन होती है, तो इसको ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट कहते हैं। और उसके बाद क्योंकि यूरोपियन यूनियन आती है, एस्टेब्लिश फोर्स में आती है, तो इसलिए इसको ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन भी कहा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अभी जो ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट है या जो ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन है, इसको अमेंड किया जाता है। इसके अंदर अमेंडमेंट होती हैं, इसके अंदर चेंजिंग होती है, इसके अंदर तब्दीलियां आती हैं। तो 3 दफ़ा जो है ना फ्रेंड्स, इस ट्रीटी को अमेंड किया जाता है। इसको मतलब इसके अंदर चेंजिंग लाई जाती है। तो 3 अमेंडमेंट कैसे होती हैं इनके बाद, मीन्स ये है कि 3 फर्दर ट्रीटीज होती हैं इसी ट्रीटी के अंदर। तो पहली होती है ट्रीटी ऑफ आम्स्टरडैम। तो 1997, क्योंकि आपको पता 1993 में ये हो रही है, यूरोपियन यूनियन बन रही है। तो 1997 में 4 साल बाद क्या होता है, ट्रीटी ऑफ एम्स्टरडैम जो है वो होती है। तो उसके बाद जो इसमें अंदर अमेंडमेंट्स आती हैं। फिर 2001 में फिर एक ट्रीटी होती है, इसको ट्रीटी ऑफ नाइस कहते हैं। ठीक है, नाइस। अच्छा, तो ट्रीटी ऑफ नाइस होती है 2001, इसके बाद फिर इसके अंदर अमेंडमेंट आती है। और फाइनली 2007 में फिर एक ट्रीटी होती है जिसको ट्रीटी ऑफ लिस्बन कहते हैं। और उसके अंदर फिर जो है इस यूरोपियन यूनियन के अंदर चेंजेस आते हैं। तो इस तरह अमेंडमेंट हुई है, इसकी जो पावर्स में और इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंजिंग आई है। तो ये 3 इसके बाद इसकी अमेंडमेंट हुई है। ठीक हो गया। अब इसके जो मेंबर्स हैं वो टोटल 27 से, पहले 28 से, अब 27 है, क्योंकि जो यूके है उसने एग्जिट कर लिया है, यूके निकल गया है। ठीक है, इस यूनियन से उसने आउट हो गया है। और 31 जनवरी 2022 में जो है वो इसको उसने लीव कर दिया था। अभी 2023 चल रहा है, आपको पता है। ठीक हो गया। तो ये इसका हमने देख लिया। इसके ऑफिशियल लैंग्वेज देखें तो 24 इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूरोपियन यूनियन की। और इसके बाद देखें इसकी जो यूरो करेंसी है, तो वो अब देखें तो 27 की है ना ये यूरोपियन यूनियन। तो 27 में से जो 19
स्टेट्स हैं उनमें यूरो करेंसी फॉलो की जाती है, मीन उनकी करेंसी सिर्फ एक है। लाइक एग्जांपल लें, पाकिस्तान की करेंसी और है PKR है, इंडिया की करेंसी और है, तो ये डिफरेंट करेंसी है। लेकिन अब आप देखें तो यूरोप में तो 19 जो कंट्रीज हैं जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है 27 में से, उनकी करेंसी सेम, उन सब की करेंसी यूरो है। तो उनकी अपनी कोई करेंसी नहीं है, वो यूरो करेंसी को फॉलो करते हैं। तो वो मेंबर जो कंट्रीज हैं वो इस तरह कर रहे हैं। तो ये हमने इसका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया, ठीक है, बेसिक इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली। अब हम आते हैं फ्रेंड्स इसकी ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, जो चल गया क्या यूरोपियन यूनियन है, क्या कैसे बनी, ठीक है, ठीक है, वो हमें पता चल गया। अब हम आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव कि ये बनाई क्यों गई थी, क्या कॉज थी इसकी, क्या इसके गोल्स हैं, एजेंडाज हैं, क्या मोटिव्स हैं जो इसने पूरे करने हैं। तो इसमें सबसे पहले ये है कि इंक्रीज पॉलिटिकल कोऑपरेशन, कि जो पॉलिटिकल कोऑपरेशन है तमाम स्टेट्स, जो यूरोप के स्टेट्स हैं उनमें पॉलिटिकल कोऑपरेशन इंक्रीज हो। इसके बाद इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो, मीन इकोनॉमिकली वो यूनाइट हो बाय क्रिएटिंग अ सिंगल करेंसी द यूरो, कि यूरो करेंसी उन्होंने क्रिएट किया और उससे क्या होगा, इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन होगी, इकोनॉमिकली तौर पर वो इकट्ठे होंगे, यूनाइट होंगे, यूनियन होगा उनका। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सेकंड ऑब्जेक्टिव था। थर्ड इसमें ये कहते हैं यूनिफाइड सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, कि ये जो सिक्योरिटी का इशू है वो रिजॉल्व हो, जो वार्स की कंडीशन है वो क्रिएट ना हो, और फॉरेन पॉलिसी जो है वो उनकी बने। तो ये उसका थर्ड ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इसमें ये है कि कॉमन सिटीजनशिप राइट्स, कि जो यूरोप की तमाम स्टेट्स है ना उनमें एक कॉमन सिटीजनशिप हो, वो किसी भी स्टेट में जा सकें, तो सिटीजनशिप जो राइट्स है वो कॉमन हो सब में। नेक्स्ट ये है कि जो कॉपरेशन है वो हो, मतलब कॉपरेशन क्रिएट हो जुडिशरी में, इमिग्रेशन में और असाइलम में। तो उनकी जो जुडिशरी हो गया या इमिग्रेशन जब होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो माइग्रेट करते हैं, तो उनके में कॉपरेशन हो, एक तरह की जो है फ्रेटर्निटी हो, वहाँ पे आप देख लेंगे अच्छे जो रिलेशन है वो क्रिएट हो, तो कॉपरेटिव जो है वो रिलेशन क्रिएट हो। तो ये सारा उसका जो है ना ऑब्जेक्टिव है, उसका जो मकसद है वो ये है। अब हम आते हैं फ्रेंड्स यूरोपियन यूनियन का ओरिजिन देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन बेसिकली आई कहाँ से। ये तो पता चला कि 1993 में ट्रीटी हो रही है, ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद फोर्स में आ रही है, ये तो हमें पढ़ लिया। लेकिन उससे पहले भी ये जो यूरोपियन यूनियन था ये बना था, मतलब इसकी जो रूट्स हैं, इसकी जो जड़ें हैं, वो कॉजेज वो पीछे हैं, इससे भी ज्यादा है। तो वो हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली इसका ओरिजिन आता कहाँ से है। तो ये बेसिकली आती है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। आपको पता चलता है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 होती है उसके बाद काफी डिस्ट्रक्शन होती है। तो फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है तो जो यूरोपियन लीडर्स होते हैं वो रियलाइज करते हैं कि हमें अब जो है ना, जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म जो है वो चल रहा था जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुई, तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें एक तरह की जो है ना इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, हमें एक तरह की कोऑपरेशन करनी पड़ेगी, हमारे अंदर जो है एक अच्छे रिलेशंस क्रिएट हो। क्योंकि आपको पता है कि जो ग्लोबल वार होती है वर्ल्ड वॉर 2, उसमें एक एलिमेंट ये भी था कि एक्सट्रीम लेवल पे नेशनलिज्म था कि हम ही सुपीरियर हैं, बाकी इन्फीरियर है, हमारा ही जो है रूलिंग होनी चाहिए, हम ही रूल करें, हम ही जो है पूरी स्टेट को, पूरे यूरोप को कंट्रोल करें। तो उस जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी उसका एंटीडोट जो है ये यूरोपियन यूनियन बनता है। तो यूरोपियन के जो लीडर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमने इस चीज़ को रोकना, कि दोबारा वॉर ना हो, दोबारा से वर्ल्ड वॉर 2 तो होगी, वर्ल्ड वॉर 3 ना बने। तो वर्ल्ड वॉर 3 को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि हमें एक तरह की इंटीग्रेशन बनाना चाहिए, लार्ज स्केल पे इंटीग्रेशन होनी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने यूरोपियन यूनियन का सोचा, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का सोचा। यूरोपियन यूनियन तो 1993 में उसको नाम दिया जा रहा है, उससे पहले इसका कोई नाम नहीं था यूरोपियन यूनियन का। उससे ये सोचने कि एक लार्ज स्केल तरह की इंटीग्रेशन हो जिसमें सारे जो स्टेट्स हैं मिलजुल के काम करें, ताकि जो वर्ल्ड वॉर है वो ना हो, ठीक है। तो उसके लिए जो विंस्टन चर्चिल होते हैं वो प्रपोज करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप हो। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप होगा जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तो उसी तरह अगर हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप होगा तो हमारे पास जो है इस तरह की वॉर्स दोबारा हम फेस नहीं कर पाएंगे, हमें वॉर नहीं लड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमारे अंदर कॉपरेशन होगा, हमारे अंदर जो है इंटीग्रेशन होगा, यूनिटी होगी, और हमारे अंदर जो है वो अच्छा जो फ्रेटर्निटी की फीलिंग्स वो क्रिएट होंगी, तो फिर इशू नहीं बनेगा। ठीक हो गया।
इसके बाद फ्रेंड्स ये होता है कि 1948 में हैग कॉन्फ्रेंस होती है। हैग जो है जगह है, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती है, और जहाँ जो है इसमें ये होता है कि एक यूरोपियन मूवमेंट होती है इंटरनेशनल, वो क्रिएट की जाती है। मींस यूरोप का एक कॉलेज क्रिएट किया जाता है जिसमें यूरोपियन जो फ्यूचर लीडर्स होंगे वो वहाँ पे स्टडी करेंगे और वहाँ पे रहेंगे। तो वह हैग कॉन्फ्रेंस में ये डिस्कस की जाती है कि हम एक कॉलेज बनाएंगे जिसमें हम जो है यूरोप को लीड करेंगे। तो उसके बाद फ्रेंड्स ये होता है कि यूरोपियन यूनियन जो है बेसिकली अब इवॉल्व हो रही है। अब बेसिकली अब 1948 में हेग कॉन्फ्रेंस हुई, अब उसके बाद क्या हो रहा है, इसकी एवोल्यूशन हो रही है। मतलब पहले एक ही दफ़ा यूरोपियन यूनियन नहीं बन गई, इसकी एवोल्यूशन हुई, आहिस्ता आहिस्ता इसने ग्रो की है। तो जो यूरोपियन यूनियन जो आज बनी है बेसिकली ये दो, आप कह लें कि जो यूनियन थी, जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उससे इवॉल्व हुई है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये होता है कि ECSC बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनता है, ECSC 1951 में। अब 1951 में क्या होता है, ट्रीटी होती है पेरिस में, जिसको ट्रीटी ऑफ पेरिस कहते हैं। तो उस ट्रीटी ऑफ पेरिस के थ्रू ECSC बनता है। ECSC मीन यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। तो सबसे पहले ये बोलो, क्योंकि आपको देखा ना वर्ल्ड वार 2 में जो सबसे एक तो कॉज थी नेशनलिज्म की, जो हमने डिस्कस की। एक ये कॉज थी कि जो कोल था ना और जो स्टील था वो बहुत यूज हो रहा था, जो जर्मनी के पास काफी ज्यादा जिसने डिस्ट्रक्शन की थी। तो वो कह रहे थे कि ये जो कोल है, ये जो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ इकोनॉमी उनकी है, तो ये इसको कंट्रोल करना चाहिए, इसके ऊपर जो है ना हमें सही इसको मॉडरेट और बेस्ट वे में इसको यूज करना चाहिए। तो फिर हम है ना वार से बच सकेंगे, वार से अवॉइड कर पाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि कम्युनिटी बनाई जिसका नाम ECSC रख दिया, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। की जो कोल और स्टील होगा ना वो सारे यूरोप के लोग यूज करेंगे और एक पॉजिटिव वे में यूज करेंगे, ना कि उसको डिस्ट्रक्शन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये अभी यूरोपियन यूनियन के लिए इतना ही। इसका पार्ट 1 है। नेक्स्ट इसका जो डिस्कशन है वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, किस तरह ये इवॉल्व हुई, इसका स्ट्रक्चर क्या है, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो लेंथी हो रही है, तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।